गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जो प्रबंधकीय कार्यों को करने का आधार प्रदान करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इन्हीं प्रबंधकीय सिद्धांतों का प्रयोग करके एक प्रबंधक अपने प्रबंधकीय कार्यों को कुशलता पूर्वक करता है एवं प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध के ये सिद्धांत प्रत्येक प्रबंधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये प्रबंधकों को पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे अपने कार्यों को सफलता पूर्वक कर सके। तो आइए आगे हम इन सिद्धांतों को विस्तार से जानते हैं। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के क्षेत्र में अपने वर्षों के अनुभव, शोध एवं परीक्षण के आधार पर प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनका कहना था कि संगठन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, एक संगठन के प्रबंधक को इन 14 सिद्धांतों को जानना चाहिए। ये 14 सिद्धांत प्रबंधकों को उनके कार्य करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। फ्योल के इन 14 सिद्धांत को फ्योलवाद कहा जाता है। प्रबंध के 14 सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। पहला, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चौथा, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सातवां, कर्मचारियों की पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आठवां, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नौवां, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। 10वां, क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 11वां, समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 12वां, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। 13वां, पहल क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। 14, सहयोग की भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप्स। ये 14 सिद्धांत फ्योल जी के द्वारा जो बताए गए हैं वो प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उन्हें प्रबंध की समस्याओं का समाधान करने में एवं प्रबंधकीय कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। तो आगे हम एक एक करके इन सिद्धांतों को डिटेल से जानते हैं। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य कुशलता से संबंधित है। फ्योल जी के अनुसार संगठन के सभी कार्यों अर्थात प्रबंधकीय और तकनीकी दोनों कार्यों में कार्य विभाजन के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। फ्योल जी के अनुसार संगठन के बड़े कार्यों को सबसे पहले छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक भाग के कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए प्रत्येक कार्य भाग में विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसा करने से संगठन के प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक को लगातार एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है और जब वे एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो वे अपने कार्य में कम त्रुटि करते हैं, उनके कार्य करने में तेजी आती है। इससे उनकी कार्य कुशलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिससे उनके मनोबल में भी वृद्धि होने लगती है। वे अपने कार्य में विशेषज्ञ बन जाते हैं और फिर पूरे संगठन को विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्य विभाजन का सिद्धांत का प्रयोग करके मानव संसाधनों का विशिष्टीकरण द्वारा कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि सबसे पहले तो प्रत्येक प्रबंधक को संगठन के बड़े बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए और प्रत्येक छोटे भाग के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति कर देनी चाहिए ताकि वह विशेषज्ञ उस प्रत्येक कार्य भाग को अच्छे तरह से देखेगा। कार्य सौंपते समय प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए और ऐसा करने से वे एक ही कार्य को बार बार करेंगे और जब भी कोई व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है, उसमें वह कम गलती करता है, उसकी कार्य क्षमता और मनोबल दोनों में वृद्धि होती है और संगठन को विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार फ्योल जी ने कार्य विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य विभाजन पर बल दिया है। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार का अर्थ है किसी कानून, नियम, मान्यता आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के पास निर्णय लेने की शक्ति का होना। कहने का अर्थ यह है कि अधिकार किसी न किसी नियम या कानून के आधार पर ही किसी व्यक्ति को मिलता है, तभी वह इसका प्रयोग भली भांति कर पाता है। और उत्तरदायित्व का अर्थ है किसी सौंपे गए कार्य को ससमय पूरा करने का दायित्व। फ्योल जी ने इस सिद्धांत में बताया है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में संतुलन होना चाहिए। संगठन के प्रत्येक प्रबंधक को उनके उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। प्रत्येक प्रबंधक को अधिकार के बिना उत्तरदायित्व नहीं दी जानी चाहिए और उत्तरदायित्व के अनुरूप ही अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि अपेक्षित कार्य दूसरों से करा सके। तो स्टूडेंट, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में संतुलन होना चाहिए। न अधिकार बहुत ज्यादा हो और उत्तरदायित्व कम, और न उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा हो और उसके अपेक्षा अधिकार कम। यानी कि प्रत्येक प्रबंधक द्वारा जब किसी कर्मचारी को कार्य सौंपे जाते हैं, उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, तो उनके साथ साथ उनको उनसे संबंधित अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए और कार्य के अनुरूप ही अधिकार दिए जाने चाहिए। कार्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा अधिकार भी नहीं देनी चाहिए और अधिकार कम हो और उत्तरदायित्व या कार्य बहुत ज्यादा हो, यह भी नहीं होनी चाहिए, ताकि प्रबंधक द्वारा अपेक्षित कार्य दूसरे व्यक्ति से कराया जा सके। तो इस प्रकार फ्योल जी ने इस सिद्धांत में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को साथ साथ चलने की बात कही है। अगला सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत। किसी भी संगठन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। किसी भी संगठन में अच्छे नेतृत्व, उचित नियम, कार्य मानदंड एवं उचित दंड विधान लागू करके अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रत्येक व्यक्ति, प्रबंधकों एवं श्रमिक दोनों वर्गों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। जब संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित होंगे तो वे अपने कार्यों को ससमय पूरा करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा कार्य पूरा नहीं होने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार अनुशासन संगठन में सजगता लाती है। इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी का कहना है कि प्रत्येक संगठन में अनुशासन होना चाहिए और यह अनुशासन सिर्फ श्रमिक वर्गों तक ही नहीं, बल्कि संगठन के प्रत्येक व्यक्ति, प्रबंधक, कर्मचारी एवं श्रमिक सभी के बीच होनी चाहिए। जब सभी व्यक्ति अनुशासित होंगे तो वे समय पर आएंगे, समय पर अपने कार्यों को पूरा करेंगे और इस तरह से संगठन अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएगा। और संगठन में जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है उनके लिए दंड विधान भी होना चाहिए, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए, ताकि अनुशासन के महत्व को वो समझ पाए और वो भी संगठन में अनुशासन कायम करने में मदद करे, क्योंकि अनुशासन ही संगठन में सजगता लाती है। और जब संगठन में सजगता होगी तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को भली भांति पूरा करेगा और संगठन का विकास होगा। अगला सिद्धांत है आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का मानना था कि किसी भी संगठन में किसी भी कर्मचारी या अधीनस्थों को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, तभी वह उनके आदेशों को सही प्रकार से पूरा कर पाएगा। यदि अधीनस्थों को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होगा तो वह भ्रमित हो जाएगा कि किनके आदेश का पालन पहले किया जाए और किनके आदेश का पालन बाद में किया जाए, और हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कम महत्वपूर्ण काम पहले कर दे और अधिक महत्वपूर्ण कार्य समय से न होने के कारण संगठन को नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए प्रत्येक संगठन में आदेश की एकात्मकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, ताकि कार्य का दोहराव भी न हो पाए और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और कर्मचारियों की कुशलता में भी वृद्धि होती रहे। तो स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी का कहना है कि प्रत्येक संगठन में आदेश की एकात्मकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका कहना है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति, कर्मचारी या श्रमिकों को
एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि एक से ज्यादा व्यक्ति अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों को आदेश देंगे तो कर्मचारी या अधीनस्थ उनके आदेश को नहीं समझ पाएंगे, वे भ्रमित हो जाएंगे कि किनके आदेश का पालन पहले किया जाए, और हो सकता है कि जो अधिक महत्वपूर्ण कार्य है के आदेश को वो समय पर न कर पाए और जिससे संगठन को नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए प्रत्येक संगठन में आदेश की एकात्मकता सिद्धांत का पालन होना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति में लगे समूहों द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं का संचालित या नियंत्रित करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वह पूरे समूह को निर्देशित कर सके और उनके कार्यों में एकता स्थापित कर सके और समूह के व्यक्तियों को समन्वित कर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। छठा सिद्धांत है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि सामान्य हित या संस्था का हित ही सर्वोपरि होता है। प्रत्येक प्रबंधक को व्यक्तिगत हित का त्याग कर सामान्य हित पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार्य को करने से कुछ लोग का व्यक्तिगत हित ही सिद्ध होता है, लेकिन संस्था का अहित होता है। ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को व्यक्तिगत हित को छोड़कर सामान्य हितों की रक्षा करनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब प्रबंधक और कर्मचारी दोनों ईमानदार हों। तो स्टूडेंट, निर्देश की एकात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि जब किसी विशेष उद्देश्य में कोई ग्रुप या कोई समूह कार्य कर रहे हो तो उनको एक से ज्यादा व्यक्ति से निर्देश नहीं मिलने चाहिए। ऐसी स्थिति में वे भी भ्रमित हो जाएंगे और जो विशेष उद्देश्य प्राप्ति की ओर जो वे कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से फ्योल जी ने कहा है कि आदेश की भी एकात्मकता होनी चाहिए, यानी कि आदेश देने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार यदि किसी विशेष कार्य में कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई टीम कार्य करने में लगा हुआ है तो उनको निर्देशित करने वाला, उनको डायरेक्शन देने वाला केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है छठा व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की स्वाधीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में फ्योल जी ने कहा है कि संस्था का हित सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है और प्रत्येक प्रबंधक को सबसे पहले संस्था के हित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसका लाभ कुछ ही व्यक्तिगत लोगों को मिले, बल्कि उनको ऐसा कार्य करना चाहिए जिनका लाभ सामान्य हित को मिले या सामान्य सभी लोगों को मिले या संस्था को मिले। तो प्रबंधक को व्यक्तिगत हितों को हमेशा त्याग करना चाहिए और उसकी जगह संस्था के हित या सामान्य हित को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है कर्मचारियों की पारिश्रमिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों, श्रमिकों को उनके कार्य के बदले उचित मजदूरी प्रदान की जानी चाहिए। उनके मजदूरी भुगतान की पद्धति भी उनके अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा होने से श्रम और प्रबंध का जो संबंध है वो मधुर होते हैं, संगठन में शांति बनी रहती है, कर्मचारी एवं श्रमिक पूरे निष्ठा एवं लगन से कार्य करते हैं, जिसका लाभ पूरे संगठन को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी का कहना है कि संगठन में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, चाहे वो श्रमिक हो या कर्मचारी हो, सबको उनके कार्य के बदले उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। कार्य जितना हो उसके अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए और जो मजदूरी भुगतान की पद्धति संगठन द्वारा अपनाई जाती है वह भी श्रमिकों या कर्मचारियों के अनुकूल होनी चाहिए। यदि कर्मचारी या श्रमिक दैनिक मजदूरी चाहते हो तो उन्हें दैनिक मजदूरी प्रदान की जानी चाहिए। साप्ताहिक, मासिक या उनकी इच्छा के अनुसार मजदूरी भुगतान की जानी चाहिए। और साथ ही साथ भुगतान की जो तरीके हैं, मजदूरी भुगतान उनको नगद में किया जाएगा या उन्हें अकाउंट में भेजा जाएगा, ये उनके अनुसार ही निर्धारित होनी चाहिए। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी ने श्रमिकों की या कर्मचारियों की पारिश्रमिक के बारे में बात कही है। आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि प्रबंधकों को प्रभावपूर्ण तरीके से अधिकारों का केंद्रीकरण करना चाहिए। यह प्रबंधक की योग्यता, अनुभव, निर्णय क्षमता पर निर्भर करती है। यहाँ केंद्रीकरण का अर्थ है संगठन में अधिकारों को कुछ अधिकारियों को सौंपना और विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकारों को बहुत अधिकारियों को सौंप देना। फ्योल जी का कहना है कि प्रबंधक को अधिक महत्व वाले अधिकारों का केंद्रीकरण करना चाहिए और कम महत्वपूर्ण
अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का अनुपात कार्य एवं संगठन के आकार के अनुसार बदलते रहना चाहिए। अर्थात यदि संगठन छोटा है तो केंद्रीकरण होना चाहिए और यदि संगठन बड़ा हो तो विकेंद्रीकरण ज्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्यूल जी का कहना है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधिकारों का केंद्रीकरण करना है या विकेंद्रीकरण करना है, यह इसका फैसला बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। यदि कम महत्वपूर्ण वाले कार्य हैं तो वे विकेंद्रीकरण कर सकते हैं और यदि अधिक महत्वपूर्ण वाले कार्य हैं तो उनको केंद्रीकरण करना चाहिए। और केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण करना संगठन के आकार प्रकार पर भी निर्भर करता है। यदि संगठन छोटा है तो प्रबंधक को केंद्रीकरण करना चाहिए और यदि संगठन बहुत बड़ा है तो कार्य के अनुसार प्रबंधक को विकेंद्रीकरण करना चाहिए। इस प्रकार फ्यूल जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण कब और किस परिस्थिति में होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार फ्यूल जी का कहना है कि संगठन में आदेश, निर्देश एवं संदेश भेजने व प्राप्त करने की एक निर्धारित व्यवस्था होनी चाहिए और इस श्रृंखला का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में या व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस श्रृंखला को संक्षिप्त भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार फ्यूल जी का कहना है कि संगठन के प्रत्येक कार्य उससे संबंधित अधिकारियों या व्यक्तियों के पास से गुजरने चाहिए और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि प्रत्येक संगठन में आदेश, निर्देश देने, लेने एवं संदेश भेजने एवं प्राप्त करने के मार्ग निश्चित होने चाहिए और इन मार्गों के आधार पर ही संगठन के सभी कार्यों को संपन्न किया जाना चाहिए। इन मार्गों का बहुत कठोरता से पालन भी करना चाहिए, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति या व्यावसायिक अवसर का लाभ जब उठाना हो तो इस श्रृंखला को या इस चेन को या इस मार्ग को संक्षिप्त या छोटा भी किया जा सकता है। अगला सिद्धांत है क्रमबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्यूल जी का कहना है कि संस्था के सभी संसाधनों अर्थात भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की क्रमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। सभी भौतिक संसाधनों जैसे कच्चा माल, औजार, उपकरण आदि को सही जगह पर रखा जाना चाहिए एवं प्रत्येक मानवीय संसाधनों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य एवं पद प्रदान किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित स्थान होना चाहिए। व्यक्ति को अपने निर्धारित स्थान पर ही होना चाहिए ताकि उनका कुशलतम उपयोग संभव हो सके, क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होता है कि उसका स्थान कहाँ है, उसे क्या करना है, उनकी जरूरत की वस्तुएं अर्थात भौतिक संसाधन कहाँ पर मिलेगी। इस प्रकार संस्था के सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव हो पाता है। इस सिद्धांत के अनुसार फ्यूल जी का कहना है कि प्रत्येक संस्था में संस्था के जितने भी संसाधन है, चाहे वो भौतिक हो या मानवीय हो, सभी की एक क्रमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, सबका स्थान निश्चित होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी ना हो, वो आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सके। जैसे भौतिक संसाधन, कच्चा माल, औजार या उपकरण यदि यत्र तत्र रखे जाएंगे, इधर उधर रखे जाएंगे और समय पर वह अगर श्रमिक या कर्मचारी को नहीं मिलेगा तो वह कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा, उस समय की बर्बादी होगी। ठीक इसी प्रकार यदि प्रत्येक मानवीय संसाधनों की एक निर्धारित जगह निश्चित कर दी जाएगी तो वह व्यक्ति को हमेशा वहीं पर ढूंढा जाएगा, इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी और उसमें समय की बर्बादी नहीं होगी और प्रत्येक मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव हो पाएगा। इस प्रकार फ्यूल जी ने कहा है कि संस्था में प्रत्येक संसाधन का एक स्थान होना चाहिए, वह स्थान निश्चित होना चाहिए और उनका स्थान कहाँ है उन्हें इस बात का पता होना चाहिए। तो इस प्रकार क्रमबद्धता के सिद्धांत के अंतर्गत फ्यूल जी ने प्रत्येक संसाधनों की क्रमबद्ध व्यवस्था पर बल दिया है। अगला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्यूल जी का मानना है कि संस्था में प्रबंधकों को सभी व्यक्तियों के साथ समान एवं निष्पक्षपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करनी चाहिए, तभी वह अपने कर्मचारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाएगा, अर्थात कर्मचारी निष्ठापूर्ण कार्य करेंगे। लेकिन समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अकुशल एवं कामचोर कर्मचारियों के साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो कुशल कर्मचारियों के साथ किया जाए, बल्कि अकुशल या कामचोर कर्मचारियों के साथ सख्त व्यवहार किया जाए।
तो स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि प्रबंधक को संस्था के सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष, पूर्ण और समान व्यवहार रखना चाहिए। लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए। सभी कर्मचारियों के साथ उनको समान व्यवहार रखना चाहिए, तभी सभी कर्मचारी उनसे संतुष्ट होंगे, अपने कार्यों को मन लगाकर करेंगे और जिसका लाभ संस्था को होगा। लेकिन समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो कर्मचारी या श्रमिक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, अकुशल प्रकृति के हैं या कामचोर प्रकृति के हैं, उनके साथ भी समानता का व्यवहार रखा जाए, बल्कि उनके साथ प्रत्येक प्रबंधक को सख्त या कठोर व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए ताकि वे भी अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करें। अगला सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि संस्था के कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होनी चाहिए ताकि संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। बार बार कर्मचारियों के बदले जाने से एवं स्थानांतरण होने से कर्मचारी अपने कार्यों को पूरी लगन एवं निष्ठा से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको यही डर लगा रहता है कि कहीं उन्हें कार्य से न निकाल दिया जाए। यही कारण है कि वे अन्यत्र भी कार्य की तलाश करते रहते हैं और अपनी पूरी कुशलता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। फ्योल जी का कहना है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व लाकर ही उनको अपनी कौशल साबित करने का मौका देना चाहिए ताकि संस्था उनका लाभ उठा सके। तो स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी का कहना है कि संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों या श्रमिकों के कार्यकाल में स्थायित्व लानी चाहिए ताकि वह अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर लगा सके और कुशलता एवं निष्ठा पूर्वक अपने कार्यों को करे, और ऐसी स्थिति में श्रमिक या कर्मचारी अपनी पूरी कौशल का प्रयोग करने के लिए तत्पर होंगे और जिसका लाभ संगठन को मिलेगा। अगला सिद्धांत है पहल क्षमता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि प्रबंधक को किसी भी योजना को लागू करने से पहले इस संबंध में अपने कर्मचारियों के विचारों, सलाहों आदि को जानने के लिए उन्हें पहल करने का मौका देना चाहिए ताकि कर्मचारी इस विशेष योजना को बारीकी से सोचें और अपने सुझाव दें। ऐसा करने से उनके मनोबल में वृद्धि होगी, कार्य में उनकी रुचि बनी रहेगी और उनके द्वारा दिए गए सुझावों का पालन होने से वे बार बार नए विचारों के साथ कार्य करेंगे, जिसका सकारात्मक लाभ संगठन को मिलेगा। तो स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी का कहना है कि प्रत्येक प्रबंधक को किसी भी योजना को लागू करने से पहले उस योजना से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, उनके विचारों एवं सलाहों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें पहल करने का मौका देना चाहिए। और इस परिस्थिति में यदि कोई कर्मचारी उनकी योजना से संबंधित बारीकियों को समझकर उन्हें कोई सलाह या सुझाव देते हैं, तो उन सलाहों एवं सुझावों को उन्हें सुनना चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो उन्हें योजना में लागू करनी चाहिए। और ऐसा करने से श्रमिकों को लगेगा कि उनके विचारों या सलाहों का सम्मान किया गया है, उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वे कार्य करने में और रुचि लेंगे और बार बार नए विचार के साथ कार्य करेंगे और जिसका लाभ संगठन को मिलेगा। तो इस प्रकार फ्योल जी ने पहल क्षमता के सिद्धांत के द्वारा योजना से संबंधित व्यक्तियों या कर्मचारियों के विचारों एवं सलाहों को सम्मान देने की बात कही है। 14वां सिद्धांत है सहयोग की भावना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल जी का कहना है कि प्रबंधकों को संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपने कर्मचारियों में हमेशा टीम भावना एवं सहयोग के साथ कार्य करने की भावना का विकास करते रहना चाहिए। टीम भावना को प्रोत्साहित करते हुए प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से कर्मचारियों में टीम भावना से कार्य करने पर बल मिलेगा। इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल जी का कहना है कि एक प्रबंधक को हमेशा हर समय अपने कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए और जब भी वे बातचीत करे तो मैं शब्द का प्रयोग ना करके उसके जगह पे हम शब्द का प्रयोग करें। हम शब्द का प्रयोग करने से उनमें टीम भावना जागृत होगी और वे मिलजुल कर एवं सहयोग पूर्ण कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। तो इस प्रकार सहयोग की भावना से आपस में सहकारिता पूर्वक या सहयोग पूर्ण कार्य करेंगे। तो आइए जानते हैं इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रबंध के 14 सिद्धांतों को जानने के बाद निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के ये 14 सिद्धांत प्रबंध के समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं।
किंतु ये सिद्धांत कब और किस परिस्थिति में कैसे प्रयोग किए जाए, यह प्रबंधक की योग्यता पर निर्भर करता है। कहीं ये सिद्धांत पूर्णतः लागू होते हैं, तो कहीं इसकी कुछ मात्रा ही प्रयोग हो पाती है। इस प्रकार प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान में ये सिद्धांत अभी भी अपनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आज का यह टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।